आइटम सॉन्ग अब एक ऐसा चीज हो गए हैं जो सिर्फ अब बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, वो पूरे इंडियन सिनेमा के तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी सब जगह फैल चुके हैं। मतलब अब ऐसी हालत हो चुके हैं कि एक आइटम सॉन्ग के बगैर एक फिल्म पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो रही। हर फिल्म में सॉन्ग नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक आइटम सॉन्ग रहना जरूरी है। और फिल्म में ज्यादा सेक्सी वाला आइटम सॉन्ग होंगे तो फिल्म के टिकट यूं ही बिक जाते हैं। सब लोग आइटम सॉन्ग के लिए एक फिल्म 2 से 3 बार थिएटर जाकर देख रहे हैं। जो काम एक एक्टर की एक्टिंग, एक डायरेक्टर का डायरेक्शन, एक म्यूजिशियन के लिरिक्स और फिल्मों की कहानी का होता है, वो काम अब आइटम सॉन्ग के थ्रू की गई मार्केटिंग कर जाती है। जबकि इनका ना कोई फिल्म की कहानी से मतलब है, ना कोई फिल्म में एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। देशभक्ति वाली फिल्म हो, फैमिली इश्यू वाली फिल्म हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या गैंगस्टर माफिया फिल्म हो, सब जगह एक ही टेम्पलेट में सॉन्ग तैयार किया जाता है और वो है आइटम सॉन्ग, जिसमें स्टाइलिश लाइट्स का सेटअप, सेक्सुअली हाइप, बहुत सारे मर्दों का भीड़, एक हाई लेवल एक्ट्रेस विद एक्सीलेंट उनके अश्लील डांस स्टेप्स और अश्लील लिरिक्स। और यही चीज अब फिल्म दुनिया में काफी सारे साल से चल रहा है। अब डिक्शनरी के हिसाब से एक आइटम का मतलब एक इंडिविजुअल आइटम या एक यूनिट होता है, और आइटम सॉन्ग का यूज होता है लड़कियों को ईव टीज और छेड़ने के लिए। आइटम नंबर, आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल सब एक फेमस स्लैंग है, जिनको बिना हिचकिचाहट के इंडियन के बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स ने न सिर्फ यूज करते हैं बल्कि उनको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। चलो हम आइटम सॉन्ग को एक आर्ट समझ लेते हैं, लेकिन मोनिका अपने इज्जत बेचना अपने डार्लिंग के लिए, ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आर्ट का। या शीला की डिमांड कि उसको ऐसा कंपेनियन चाहिए जो उसको पैसा, घर, गाड़ी दे, पैसा, गाड़ी, महंगा घर, I need a man who can give me all that। या एक गरीब को ये बोलना I know you want it, but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना नहीं। ये तो सॉन्ग का आर्ट नहीं है। या पुष्पा 2 के किसी सॉन्ग में आइटम गर्ल बोलते हैं, किसी के साथ फोटो खिंचा ले किसी भी एंगल में, किसी के साथ अजीबो गरीब हरकत करते हुए, या ग्रुप में लाला के संग ले लो, साला के संग ले लो, ससुरे के संग ले लो। लेकिन इसका लिंक किसी के साथ शेयर किया तो वो तुम्हें थप्पड़ मारेगी। लेकिन मॉर्फिंग करके प्रिंट किया, अपलोड किया और लिंक दिया, थप्पड़ मारूंगी साला। मतलब एक आइटम सॉन्ग में ऐसा अश्लील लिरिक्स होना एक कॉमन बात हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब हमेशा से चलते आ रहे हैं और इस पे सेलिब्रेट करके कोई भी फंक्शन पर डांस किया जा रहा है, जिसपे करण जौहर भी बोले हैं मेरे फिल्म में सबसे ज्यादा आइटम सॉन्ग हुआ है और इस पर आपत्ति भी है और मैं माफी चाहता हूँ। I'm somebody who's had item songs in my film, and there has been objectification as a result of that, and I apologize. और कटरीना कैफ का तो अलग ही ओपिनियन है। I can tell you I never felt objectified in Chikni Chameli. I enjoyed that song. और आज इंडिया के सबसे बड़ा हॉरर फ्रेंचाइज की फिल्म स्ट्रीट 2 भी आइटम सॉन्ग के लिए ज्यादा मार्केट पा रही है। कॉप यूनिवर्स हो या रोमांटिक फिल्म हो, सब जगह आइटम सॉन्ग हो रहा है। और आइटम सॉन्ग ए लिस्टेड एक्ट्रेस के लिए एक ट्रेंड सेट हो गया है, जिसके लिए एक आइटम सॉन्ग पर आइटम गर्ल को 5 से 8 करोड़ फीस दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आइटम सॉन्ग के सारे पॉइंट पर बात करेंगे कि आइटम सॉन्ग क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और क्या हर फिल्म में आइटम सॉन्ग की जरूरत है या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के यह एक चॉइस है, और आइटम सॉन्ग के साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, और ये क्या सच में एक खतरनाक चीज है, और इसका सोल्यूशन क्या है, तो सब बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसी वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और आपको आइटम सॉन्ग पसंद आती है तो हैशटैग आइटम सॉन्ग लिखो, और हेट करते हो तो हैशटैग हेटेड लिखो। तो चलिए दोस्तों गहराई से जानते हैं आइटम सॉन्ग और उसके काले सच के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइटम सॉन्ग क्या है। तो आपके मन में आइटम सॉन्ग की डेफिनेशन क्या है? एक पब की तरह सेटअप, एक्ट्रेस का अश्लील डांस और अश्लील लिरिक्स। आइटम सॉन्ग का इस्तेमाल कई बार हीरो की इंटेंस एंट्री के लिए किया जाता है, और कई बार तो हीरो के एडवेंचर को ब्रेक देने के लिए भी किया जाता है, ताकि ऑडियंस बोर ना हो और मूवी को एंजॉय कर सके। सॉन्ग और आइटम सॉन्ग में बहुत डिफरेंस है। एक सॉन्ग में क्लासिकल डांस, हिप हॉप डांस जैसे और भी डांस होते हैं, और उसमें डांस से लेकर कॉस्ट्यूम तक हर जगह एक नेचुरल स्टेप और संस्कृति की बात रहती है। पर आइटम सॉन्ग में सब कुछ अलग होता है, जिसमें छोटे छोटे कॉस्ट्यूम्स, लड़की की अजीबो गरीब हरकतें और अजीबो गरीब लिरिक्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप पद्मावत को देखिए, जिसमें एक गाने में संस्कृति और नेचुरल डांस स्टेप्स थे और मूवी के साथ कनेक्शन भी था। वहीं आइटम सॉन्ग के एग्जाम्पल के लिए आप मेरे महबूब सॉन्ग को देखिए, जिसमें सब चीजें एक अलग तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। उसके कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, सेटअप और लिरिक्स सब अलग हैं, और उनका मूवी की कहानी से कोई भी कनेक्शन नहीं था। वो बस मूवी को मार्केटिंग के लिए एक गाना बनाया गया है। और एक तरह से देखा जाए
जाए तो मेल का भी आइटम सॉन्ग होता है। तो देखो, ये आइटम सॉन्ग सिर्फ अश्लीलता की बात नहीं है, ये हीरो की बॉडी के साथ ऑब्जेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे ABCD के अंदर एक टीम में लड़का लड़की का साथ में नाचना, ये आइटम सॉन्ग नहीं है, क्योंकि इस जगह सब चीजें मूवी के साथ कनेक्टेड हैं और उसके साथ इमोशन भी जुड़ा हुआ है। और धूम 2 में जब ऋतिक का वेलकम सॉन्ग दिखाया जाता है, उसमें डांस स्टेप्स में ऋतिक रोशन की बॉडी को क्लोज अप शॉट्स में दिखाया जाता है, तब मूवी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और उसका स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था, तो ये आइटम सॉन्ग होता है। इसके अलावा दर्दी डिस्को मुन्ना बदनाम हुआ और राम जी की चाल देखो, ये सब भी आइटम सॉन्ग्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये आज से नहीं 1940 से चले आ रहे हैं, जिसमें कियारा आडवाणी, कृति सनोन सामंथा जैसे और भी A-लिस्टेड एक्ट्रेसेस आज के आइटम सॉन्ग्स में फ्यूचर हो रही हैं। तो हमें अब समझ में आ गया है कि आइटम सॉन्ग क्या है। तो एक बार नजर डालते हैं आइटम सॉन्ग्स की हिस्ट्री पर कि 1940 से आज तक आइटम सॉन्ग का इतिहास क्या था। देखो, एक चीज जो इंडियन फिल्म में एग्जिस्ट करती है और बाकी दुनिया की फिल्मों में नहीं करती, और वो ये है कि इंडियन सिनेमा इकलौती ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो रेगुलरली मूवी में आउट ऑफ प्लेस जाकर गाने, डांस स्टेप, बैकग्राउंड सिंगर्स को मूवी की स्टोरी टेलिंग में शामिल करके उसको सेलिब्रेट करती आई है। और आज भी इस डांस स्टेप, म्यूजिक और सिंगर्स की वजह से फिल्म की मार्केटिंग और भी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। जैसे आशिकी 2 के गाने या बैड न्यूज के तौबा तौबा सॉन्ग फिल्मों के मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट डाले थे। और बेबी डॉल तक ने तो एक सेंसलेस हॉरर फिल्म के सीक्वल रागिनी MMS 2 को उस साल के एक बड़े हिट में बदल दिया। और ऐसे और भी केसेस हैं, जैसे जलेबी बाई ने डबल धमाल को आइकॉनिक बना दिया और इसके कलेक्शन भी इंक्रीज कर दिए। और आइटम सॉन्ग ही ऐसी चीज है जिसको मूवी के स्क्रिप्ट पूरी तरह खत्म करने के बाद सोचा जाता है और तैयार किया जाता है। अब सवाल होते हैं कि आइटम सॉन्ग आज से ही हैं या इसकी भी कोई हिस्ट्री है, क्योंकि आज इस आइटम सॉन्ग की जितनी नीड है, क्या यह पहले नहीं थी, या आइटम सॉन्ग के यूज पहले की फिल्मों में कुछ और था। हम सबको पता है कि इंडियन सिनेमा में एक गाने का इम्पैक्ट बहुत जरूरी रहा है, और जब 1931 में आलम आरा फिल्म आई, तब से सब कुछ बदल गया। तब फिल्म बहुत ही फिक्शन बेस्ड हुआ करती थी और इसके साथ फिल्म में गानों की भी शुरुआत हुई। जैसे 1932 की इंद्र सभा फिल्म में 72 सॉन्ग थे, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स वाली फिल्म है, जिसके गानों का ड्यूरेशन 1.5 मिनट के भी होते हैं, तो फिल्म का आधा यानी 2 घंटे सिर्फ गानों में हो जाते थे। और इंद्र सभा मूवी का ड्यूरेशन था 3 घंटे 31 मिनट के, और उस समय एक फिल्म में 10 से 15 गाने होते थे, तो तब उसको एक फिल्म कहा जाता था। उसके बाद 1940 में कहानी को ट्रांसिशन किया गया, जो एक स्टोरी और रियलिटी बेस्ड होने लगी। तब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब समय था कि एक रियल स्टोरी के साथ कनेक्ट होने का, जो सिनेमा ने दिया अपनी कहानियों से। जैसे बरसात, नया दौर, मदर इंडिया जैसी फिल्में। ये फिल्म तब एक सोशल मैसेज देने के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी रखती थी। लेकिन इन एंटरटेनमेंट के अंदर कोरियोग्राफ डांस नंबर शुरू होने लगे थे। तब के गाने आज जैसे नहीं थे, लेकिन उनमें वुमन के ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहे थे। सब लोग इस गाने को सेलिब्रेट करने लगे। 1940s से 1960s के समय कुकू मोरे नाम की एक एक्ट्रेस थी, जो सिर्फ मूवी में आइटम सॉन्ग किया करती थी, और उन्हें नाम दिया गया था द रबर गर्ल ऑफ हिंदी सिनेमा। फिल्म जैसे अंदाज, आवारा, लैला मजनू, इन सभी फिल्मों को मार्केट किया जाता था कुकू मोरे के गाने के नाम पर। और इससे फिल्म मेकर्स को और भी इंस्पिरेशन मिली कि गानों में नए आर्ट फॉर्म शामिल कर सकें, और इसी के चलते फिल्मों में गानों की क्वालिटी भी और बढ़ गई। 50 और 60 के बाद इंडियन सिनेमा में एक नया ट्रेंड आया, जो था हीरो एरा ऑफ हिंदी सिनेमा, जिसमें हीरो अपने प्यार के लिए मारधाड़ और खून खराबा करते थे और फिल्म के बीच में एक आइटम नंबर दिया जाता था। और इस समय पर एक और आइटम गर्ल के ट्रेंड शुरू हुआ, जिसका नाम था हेलेन। कुकू मोरे के सजेशन पर हेलेन ने अपने करियर की शुरुआत किया 1951 की फिल्म शबिस्तान में एज अ बैकग्राउंड डांसर से, और उनका पहला आइटम सॉन्ग आया 1958 की हावड़ा ब्रिज से। इसी समय हेलेन के आइटम सॉन्ग्स के पोस्टर शहरों में लगने लगे, और यहीं से शुरू हुआ इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग का शुरुआत, जिसमें यूज होने लगे कलरफुल कॉस्ट्यूम, सनग्लासेस, छोटे छोटे कपड़े और एक्ट्रेसेस के ब्लाउजेस जैसी चीजें, जिससे आइटम नंबर एक्ट्रेस को और भी अच्छे से देखा जा सके। और इस समय फिल्में एक्टर के फेस वैल्यू पर चलती थीं, जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे एक्टर के फेस वैल्यू पर चलते थे, और आइटम सॉन्ग्स में एक्ट्रेस के साथ हीरोज भी पार्टिसिपेट करते थे। 50s से 60s तक आइटम सॉन्ग्स को सिर्फ नॉर्मल गानों की तरह शूट किया जाता था, लेकिन 70s और 80s में आइटम सॉन्ग्स को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया जाने लगा, जैसे ज्यादा कट्स, छोटे छोटे कपड़े, और ऑडियंस को कुछ नया आइटम दिखाया जाता था। और 80s में रेखा और श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेसेस जो फिल्मों में अच्छा काम कर रही थीं, वह भी इस समय आइटम सॉन्ग्स करने लगी। और 90s में तो बॉलीवुड सिनेमा ने सब कुछ बदल दिया, जिसमें एक नया चीज आया, लिरिक्स का इंट्रोडक्शन। जहां पहले सिर्फ आइटम गर्ल के द्वारा आइटम सॉन्ग क्रिएट किया जाता था, अब हर सॉन्ग के लिरिक्स में ऑब्जेक्टिफिकेशन को देखने मिलने लगे। तब हर सॉन्ग एक आइटम सॉन्ग जैसा लगने लगा। 90s में जिस एक्ट्रेस ने मूवी में अच्छा काम करना शुरू किया, एक्ट्रेस जैसे रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी जैसे एक्ट्रेस, उन्हें भी मूवी के मार्केटिंग के लिए
आइटम गर्ल बना दिया गया। तब फिल्म मेकर्स को ये क्लियर हो गया कि अगर आइटम सॉन्ग होगा तो उस मूवी का ब्लॉकबस्टर होना तय है। और 2000s में आइटम सॉन्ग की इतनी डिमांड थी कि राखी सावंत ने तो अपने घर तक बेच दिया था अपने गाने परदेसिया के म्यूजिक वीडियो को फाइनेंस करने के लिए। और काफी फिल्म में एक एक्ट्रेस जब फिल्म में एक सेंसिबल कैरेक्टर प्ले कर रही होती थी तो वो उसी फिल्म के लास्ट में एक हाईली सेक्सी आइटम सॉन्ग करती थी जो उनके फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट था। 2010s में भी कुछ भी बदलाव नहीं आया और इस समय यूट्यूब के लिए फिल्म के और भी सेक्सुअल आइटम सॉन्ग्स होने लगे थे। और इस समय यूट्यूब के पॉपुलर होने के लिए और एक चीज ट्रेंड में आई रैपर्स जो ए लिस्टेड एक्ट्रेस को और भी ज्यादा आइटम सॉन्ग में लाने लगे। और इसके साथ आज के आइटम सॉन्ग्स सारे हदें पार कर दिए हैं। आज के समय में सिर्फ आइटम सॉन्ग में ही सेक्सुअल सीन नहीं बल्कि काफी सारी फिल्मों के अंदर भी सेक्सुअल सीन देखने मिल रहे हैं। अब एक बात सामने आ रही है कि इंडस्ट्री में इसकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर्स आइटम सॉन्ग बना रहे हैं, और जब बना रहे हैं तो ये इतना मार्केटेबल क्यों है। तो अब बताते हैं कि आइटम सॉन्ग को क्यों बनाया जाता है। देखो, मैं आपको अब एक आइटम एक्ट्रेस के बारे में सोचने के लिए कहूं तो अब आपके मन में बहुत सारे एक्ट्रेसेस के नाम आएंगे। जैसे कोई अच्छे डांस के लिए जाने जाते हैं और कोई अच्छे एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। जैसे माधुरी दीक्षित जो जानी जाती हैं, उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए उन्हें भी सबसे पहले आइटम सॉन्ग में जाना पड़ा था। दीपिका पादुकोण को उनकी एक्टिंग क्वालिटी की वजह से बहुत सारे अच्छे फिल्म्स मिले जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत या बाजीराव मस्तानी, जिससे उन्होंने मोटी फीस कमाई और एक अच्छा फैन बेस बनाया। लेकिन उनका इंट्रोडक्शन फिल्म ओम शांति ओम में उनका प्रेजेंटेशन एक आइटम गर्ल से ही हुआ था। इसके बाद एक्ट्रेसेस जैसे आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, कृति सनोन, तारा सुतरिया, इन सबको उनके डेब्यू फिल्म में आइटम सॉन्ग से ही मार्केट किया गया था। और आज बहुत सारे ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस जैसे कियारा आडवाणी, कृति सनोन, श्रद्धा कपूर, सामंथा प्रभु, तमन्ना भाटिया, ये सब एक्ट्रेस 5 से 8 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं उनके एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए। मलाइका अरोरा और नोरा फतेही जैसे आइटम एक्ट्रेस ने तो इस आइटम डांस फॉर्म को एक अलग ही पहचान बना दिए है। नोरा फतेही जो कनाडा में उनके कॉलेज डेज में यूट्यूब पर अपने डांस वीडियोस अपलोड करती थी, आज उनकी फिल्मोग्राफी यानी फिल्मों में कंसिस्टेंटली आइटम सॉन्ग्स और बेहतर डांस की वजह से वो एक डांस रियलिटी शो की जज बनी हुई है। और आज अजय देवगन की फैमिली एंटरटेनर फिल्म रेड 2 की भी मार्केटिंग के लिए तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग रखा गया है। जब एक आइटम सॉन्ग से एक एक्ट्रेस को मार्केट किया जा रहा है तो ऋतिक रोशन जैसे एक्टर जिन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग देकर अपना करियर बूस्ट किया है, उन्हें भी उनकी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है फिल्म में एक चॉकलेटी आइटम बॉय के रूप में प्रेजेंट किया गया था। सलमान खान भी मुन्नी के साथ डांस करके मुन्ना बदनाम कर चुके हैं। रणवीर सिंह ने तो पूरा ऑयल बॉडी का ट्रेंड ही ले आया था और जॉन अब्राहम ने तो उनके गेंद ही दिखा दिया था। अब अगर बात करें कि ये इतने एजुकेटेड हाईली पेड एक्टर्स ये सब करते क्यों हैं, तो शायद इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। हजारों लोग खड़े हैं ये सब करने के लिए, तो ये लोग क्यों किसी और को ये करने दें। जब ये करके ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम मिल रहा है तो ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस क्यों नहीं करेंगे। और जब एक आइटम सॉन्ग से एक फिल्म को मिलियन प्लस व्यूज और मिलियन प्लस लाइक्स मिल रहे हैं तो एक फिल्म की मार्केटिंग का आधा काम तो वहीं सेट हो जाता है। जैसे काला चश्मा सॉन्ग उसके रिलीज के सालों बाद अचानक से टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पर ग्लोबली ट्रेंड हो गया था और इससे इन आइटम सॉन्ग को और भी ज्यादा बूस्ट मिला, जिससे 80s और 90s के आइटम सॉन्ग्स भी ट्रेंड में आने लगे। विद्या बालन ने कहा था कि वो अब कभी भी आइटम सॉन्ग नहीं करेंगी और उन्होंने उह लाला जैसे सेक्सी आइटम सॉन्ग दिया था तो उनके इस बात में कोई तो प्रॉब्लम था। और वहीं चिकनी चमेली ने कैटरीना कैफ के करियर को काफी हद तक बूस्ट दिया था। इसी कारण आज की एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग कर रही हैं और आइटम सॉन्ग करने से एक एक्ट्रेस को काफी प्रॉफिट होता है। जैसे पुष्पा फिल्म में रश्मिका मंदाना को 2 करोड़ फीस मिले थे तो उसी फिल्म में सामंथा को एक आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़ फीस मिले थे, जो उनके करियर का पहला आइटम सॉन्ग था और जिसने नोरा फतेही और मलाइका अरोरा को भी पीछे छोड़ दिया था। और पुष्पा 2 में भी पहले श्रद्धा कपूर आइटम सॉन्ग के लिए 8 करोड़ फीस चार्ज किए थे, लेकिन बाद में श्रीलीला को उसी आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ फीस में मना लिया गया था। अब फिल्म मेकर्स सिर्फ मूवी को दिखाने से ज्यादा फिल्म को बेचने में बिजी हैं। इसके लिए फिल्मों में हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सीन्स ऐड हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे फिल्म्स के कंट्रोवर्सी होने लगती है और फिल्म रिलीज से पहले पूरे इंडिया में वो ट्रेंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी निकल गई तो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी बहुत ही ज्यादा सक्सेस देखने को मिलती है। जब लोकेश कनगराज ने अपने LCU यूनिवर्स की फिल्म लियो में आइटम सॉन्ग नहीं करने वाले थे तो उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी लियो फिल्म के प्रोड्यूसर से, क्योंकि लियो के प्रोड्यूसर का कहना था कि एक आइटम नंबर के बिना इस फिल्म की मार्केटिंग ही नहीं हो पाएगी। Why can't we take away the songs? Because they have their marketing value.
So more than marketing value, இப்போ அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க சார். Now it is like everything whatever you do is pan India சார். அதை கொடுத்தலாமே. ஏன்னா இந்த படத்துல இருந்து நீங்க எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. அதுவும் ரொம்ப கதையோட்டமா இருக்க படத்துல இருந்து you can't just give anything other than songs to social media and to satellite channels everything. लेकिन लोकेश ने साबित कर दिया कि आइटम सॉन्ग के बिना भी एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। और कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 में भी श्रद्धा कपूर का एक मसालेदार आइटम सॉन्ग होगा ही। पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार भी आइटम सॉन्ग के खिलाफ थे और अल्लू अर्जुन भी आइटम सॉन्ग के खिलाफ थे, लेकिन मार्केटिंग के लिए फिल्म में आइटम सॉन्ग डाला गया। तो अब आइटम सॉन्ग के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। अब बात करते हैं आइटम सॉन्ग के साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन इस आइटम सॉन्ग के लिए हम ऑडियंस ही जिम्मेदार हैं। जैसे जब पुष्पा 2 के आइटम सॉन्ग आने वाले थे, तब हम लोग उस आइटम सॉन्ग के लिए कितने एक्साइटेड हो गए थे कि इस आइटम सॉन्ग फिल्म के बीच में हो या एंड में एक ब्लॉकबस्टर हिट गाना होगा। और इसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि सब लोग जानना चाहते थे कि तब पुष्पा 2 फिल्म के अगले आइटम सॉन्ग में कौन सी एक्ट्रेस होंगी। और SRK की पठान भी दो तरह से मार्केट किए हैं, एक तरफ SRK की कमबैक फिल्म के नाम पर और दूसरी तरफ इस फिल्म के बेशरम रंग आइटम सॉन्ग के नाम पर। और फिल्म रिलीज से पहले इस गाने को बहुत ही ट्रोल और बॉयकॉट की मांग भी की गई, लेकिन क्या हुआ, उसी ऑडियंस ने इस मीडियोकर फिल्म को 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन दिया और सॉन्ग को भी एंजॉय किया। और इस सॉन्ग पर भी 800 मिलियन प्लस व्यूज हैं। तो इस मार्केटिंग में तो हमारे जैसे ऑडियंस ही जिम्मेदार हैं। आइटम सॉन्ग एक ऐसी चीज बन गई है जो अब भोजपुरी सिनेमा का कल्चर हो गया है। उनके फिल्म के प्रमोशन देखकर नहीं लगता कि ये फिल्म का प्रमोशन है या कुछ और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा में नहीं, अब पूरे इंडियन सिनेमा में यह वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सीन्स प्रमोट हो रहे हैं, जिससे समाज पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे आइटम सॉन्ग में सेक्स, ड्रग्स का यूज एंड और भी अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं, जिससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं, जो सिर्फ समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। पब्लिक मूवी देखकर कुछ न कुछ सीखते हैं और उसे लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। अब आप बोलोगे कि कौन ऐसा करता है, मूवी तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। कपिल शर्मा ने अपने फैमिली शो पर एक रशियन लड़की की रेट पूछा था। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yeah. 15,000। और हार्श गुजराल ने तो हद ही कर दी, उसको अपना सिग्नेचर डायलॉग बना लिया, जो है 6000 में रशियन आ जाती है। 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है या 6000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम ले रखा तुम, सब कितनी रशियन आ जाती है। और इन सब शोज की वजह से पब्लिक पर रियल लाइफ में क्या असर पड़ा, ये देखिए। पुलिस को बुलाना जरा, ना नहीं पुलिस को बुलाना तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर घूमने गए थे और उनके पत्नी एक रशियन थे। उनके घूमने के वक्त कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए और पास में आकर वही 6000 रुपए वाली बात बोलने लगे। 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा, अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं, मेरे पास रशियन है 6000 INR। ये एकलौता इंसिडेंट नहीं था, आप ये वीडियो देखिए। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए। अब समझ आया कि इन सब मूवीज या शोज का क्या असर पड़ता है। और आइटम सॉन्ग्स का भी यही हाल है। जैसे कोई भी फंक्शन में इन्हीं आइटम सॉन्ग्स पर डांस किया जाता है, वो भी अश्लीलता की हद तक। करण जौहर ने कहा था कि वो अब वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन उनके प्रोडक्शन हाउस से जितनी भी मूवीज आ रही हैं और नई एक्ट्रेसेस को भी इसी आइटम सॉन्ग से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जैसे ही ये आइटम सॉन्ग आते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर सब डांस करके वीडियो अपलोड करते हैं और उन्हें भी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। और हाल ही की डाकू महाराज फिल्म के आइटम सॉन्ग में उर्वशी रौतेला को इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया गया कि नेटफ्लिक्स वालों ने OTT वर्जन से उनके सारे सीन्स ही हटा दिए। और इस आइटम सॉन्ग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को लेकर। आजकल आपने बहुत सारे पार्टीज या स्कूल फंक्शंस में देखा होगा कि बच्चे भी इन्हीं आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये बच्चे हाइपर सेक्सुअलाइज्ड मूव्स कर रहे हैं, जिनका मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये कितने खतरनाक हैं। और यहाँ बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों को उनके पेरेंट्स ही वो दिखा रहे हैं कि आज की रात में यही मूव हो रहा है, तुम भी डांस करो। अब बच्चों को नहीं पता कि आजकल मूवीज में क्या चल रहा है एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब बच्चों को थोड़ी पता है कि ये आइटम सॉन्ग मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और जो बॉडी मूव्स होते हैं वो भी इसी इंटेंशन से बनाए जाते हैं, तो वो मूव्स ऑफ कोर्स हाइपर सेक्सुअलाइज्ड होंगे। और अब बच्चे भी उन्हीं मूव्स पर डांस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि ये सिर्फ फन है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये रियलिटी में कितना डेंजरस रास्ता है। डॉक्टर्स और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को मानते हैं तो जो बच्चे बचपन से ही ऐसे एडल्ट आइटम सॉन्ग्स देखते आ रहे हैं, वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। और जब ऐसे बच्चों की डांस वीडियोस वायरल होती हैं, तो तुरंत उनके इंस्टाग्राम आईडीज तक ओपन कर लिए जाते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अब एक और बात सामने आ रही है, क्या आइटम सॉन्ग्स इतनी खराब चीज हैं कि इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, या फिर इसका कोई और सोल्यूशन है?
तो देखो, सेंसर बोर्ड जैसे इंडिया के सब मूवी को रिव्यू करके मूवी रिलीज होने देते हैं, वैसे ही इन सब आइटम सॉन्ग को भी रिव्यू करना चाहिए, ताकि इस आइटम सॉन्ग के लिए समाज में कोई भी असर ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से आइटम सॉन्ग में सेक्सुअल सीन बढ़ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में इसका कोई भी सोल्यूशन है। इसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उसको सीधा बैन कर दिया जाए। लेकिन यह भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, ये सब तुम्हारे जैसे ऑडियंस के लिए ही हो रहा है। जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट शोज में रणवीर अलाबादिया के एक गलत बात पर पूरा इंडिया उसके खिलाफ हो गया था, वैसे ही आइटम सॉन्ग के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि रणवीर अलाबादिया जो कहा है वो एकदम सही नहीं है, और आइटम सॉन्ग में जो दिखा रहे हैं वो भी ऐसा ही एक खराब चीज है। लेकिन मुझे नहीं लगता फ्यूचर में इसका कोई भी बदलाव आएगा, बल्कि ये आइटम सॉन्ग और भी गहराई से समाज को नष्ट करने वाले हैं। जैसे पठान के बेशरम रंग सॉन्ग के समय उसको बॉयकॉट करने की मांग रखी गई थी, लेकिन क्या हुआ, उसी ऑडियंस ने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। और अब तो संदीप रेड्डी वंगा जैसे डायरेक्टर की हर फिल्म में वुमन को नीचा दिखाया जाता है, तो इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाले। लेकिन अगर पब्लिक इसके विरोध में जाकर आवाज उठाती है तो इसको बंद किया जा सकता है। तो यह थी आइटम सॉन्ग के ऊपर फुल डिटेल्स वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बोलकर जाना। और ऐसी कौन सी टॉपिक पर आप फुल डिटेल्स और एनालिसिस वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करना। और अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।